हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है। जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स की हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें जो है हम अभी फर्स्ट चैप्टर को जो है पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। आई होप आपने जो है वो देख ली होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस और यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें जो है मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने जो है प्रीवियस 2 वीडियो में क्या पढ़ा था। पहले तो हमने मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स किए थे, जिसमें हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, जो क्या इंप्लाइज करता है V इज इक्वल टू IR, जहां पर R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये R क्या होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यहां से जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला था तो हमसे एक नई चीज आई थी, रेजिस्टिविटी, जिसे रो से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस से जो है हमने जब उसे सॉल्व किया था वहां से निकली थी कंडक्टिविटी। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़े थे। आई होप आपने जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज जो है हम इससे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखा देता हूं। जैसे पहला जो है हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो अल्फा था, अल्फा क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो अल्फा था वो पॉजिटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए, एंड अल्फा जो है नेगेटिव होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, इन सभी चीजों को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इंसुलेटर के लिए जो कंडक्टेंस कितना होता है, इंसुलेटर के लिए कंडक्टेंस क्या होता है, 0 होता है। 0 एट 0 डिग्री केल्विन के ऊपर। ठीक है, जो भी कोई भी इंसुलेटर होगा हमारा, उसका कंडक्टेंस कितना होगा, 0 होगा। ये सारी चीजें जो है आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताई थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कलर कोड रजिस्टर, क्योंकि वहां से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कलर कोड रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो कलर कोड रजिस्टर होता है, देखिए कुछ इस तरीके का रजिस्टर आपके पास होगा। ठीक है, जिसमें कुछ कलर दिए गए होंगे, कुछ ऐसे 3 कलर, कई बार 4 कलर दिए होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ABCD में इनको नाम दे देता हूं। इनके कुछ कलर दिए गए होंगे, तो इसका जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। देखिए, जो इसमें कलर कोड होता है, कलर कोड के नाम देखिए क्या क्या होंगे। BBROY, GBVGW। देखिए कैसे आपको याद रखना है, BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमन। जी हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, BB रॉय गुड बॉय। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमन। ठीक है, अब कलर कोड देखिए कि कलर क्या बनता है। ब्लैक से आपने स्टार्ट करना है, बी का मतलब होगा ब्लैक। ठीक है, ब्लैक के बाद नेक्स्ट बी का मतलब होगा ब्राउन। उसके बाद आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब होगा येलो, इस जी का मतलब होगा ग्रीन, इस बी का मतलब होगा ब्लू, इस वी का मतलब होगा वायलेट, इस जी का मतलब होगा ग्रे, एंड इस डब्ल्यू का मतलब होगा व्हाइट। ठीक है, तो ये कलर आपको जो है याद होने चाहिए। देखिए, BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमन, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे एंड व्हाइट। इसके अलावा 2 कलर और होते हैं सबसे लास्ट में,
सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, कौन से कलर होते हैं? इसके अलावा दो कलर होते हैं और सिल्वर और एक होता है गोल्ड। ठीक है, इसके बाद इनकी नंबरिंग आपको आनी चाहिए। मैं बताता हूं कैसे जो है इसको फिर रेजिस्टेंस निकालना सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले जीरो से हमें स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट के लिए 9। ठीक है, ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। और एक नंबरिंग ये 10 रेज टू द पावर 0, 10 रेज टू द पावर 1, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 raised to the power 4, 10 raised to the power 5, 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 7, 10 raised to the power 8 and 10 raised to the power 9। जब आपको किसी रजिस्टर में कलर कॉम्बिनेशन दिया गया होगा तो आपने कैसे सॉल्व करना है? देखिए, मान लीजिए एग्जांपल से ही समझाता हूं। ये कोई रजिस्टर है, ठीक है, इसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन दिए गए होंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 3 और यहाँ पर जो है चौथा कलर होगा। ये जो लास्ट कलर कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे दो ही कलर होंगे, सिल्वर गोल्ड या तो कलरलेस, मतलब कोई कलर यहाँ पर नहीं दिया गया होगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई कलर है सिल्वर। ठीक है, मान लीजिए ये कलर आपको दिया गया है ब्लू, ये कलर आपको दिया गया है, इसको मान लेते हैं ग्रीन। ठीक है, और इस थर्ड कलर को जो यहाँ पे थर्ड स्ट्रिक्स होगी, इसको मान लेते हैं वायलेट। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने कलर देखना है। सबसे पहला कलर कौन सा है? ब्लू है। तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, रेजिस्टेंस ब्लू की नंबरिंग देखेंगे। ब्लू किस नंबर का आता है? देखिए 0 1 2 3 4। ग्रीन के लिए कितना है? 5 और 6। तो ब्लू के लिए कितना है? 6। तो सबसे पहले आप 6 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा कलर कौन सा है? ग्रीन, उसका देखिए कौन सा नंबर आता है? 5। 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई। तीसरा कलर देखिए वायलेट। वायलेट का नंबर है दिस कलर, कौन सी नंबर है? 7। तो इसका देखेंगे आप ये नीचे वाली रो, मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू द पावर 7। ठीक है, प्लस माइनस जो लास्ट कलर होगा सिल्वर के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं सिल्वर के लिए कलर कॉम्बिनेशन में जो अगर सिल्वर आएगा तो देखिए तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे आप? सिल्वर गोल्ड एंड लास्ट वन इज कलरलेस। ठीक है, कलरलेस के लिए होगा प्लस माइनस 20%, सिल्वर के लिए होगा प्लस माइनस 10% एंड गोल्ड के लिए होगा प्लस माइनस 5%। सिल्वर के लिए देखिए क्या है? 10%। तो 6 5 into 10 raised to the power 7 प्लस माइनस 10%। ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस आ गया। तो इस तरीके से जो है रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाला जाता है। देखिए रजिस्टर होता कैसा है, मैं आपको बता दूं। देखिए कुछ इस तरीके का जो है रजिस्टर हमारे पास होता है। देखिए अभी आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन, देखिए यहां पर जो है कलर दिए गए होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको आना चाहिए। बस आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए इसकी 0 1 2 3 और 10 10 ये कैसे पुट करनी है, और उसके बाद सिल्वर गोल्ड और कलरलेस के लिए जो है क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस निकाला जाता है रजिस्टर का। आई होप ये आपको पता लग गया होगा, आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जब रजिस्टर सीरीज में होता है तो क्या होगा, जब रजिस्टर जो पैरेलल होगा तब क्या होगा। क्योंकि एग्जाम में जो है इसी तरीके के कई बार एमसीक्यू यानी डायरेक्ट की पॉइंट पूछ के जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल यहां से जरूर बनता है। इस पूरी यूनिट की पीडीएफ बन चुकी है। ये अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। लेकिन अगर आपको पहले ही इसकी सभी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट की कंप्लीट पीडीएफ जो है बन चुकी है। अगर किसी को +1 क्लास की जो है 11 यूनिट्स की पीडीएफ परचेज करनी है तो वो हमें जो है हमारे व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज कर दे। 200 रुपीज की जो है हम पूरी 11 पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए अब बारी आती है रजिस्टर इन सीरीज। जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं
तो क्या होता है, और जब रजिस्टर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो जो है डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। जब जो है रजिस्टर सीरीज में होंगे तो ये डायरेक्ट ऐड होंगे, और जब ये पैरेलल होंगे तब जो है ये 1 ओवर करके जो है ऐड होंगे, 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3। ये चीज आपको जो है याद होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब जो है रजिस्टर सीरीज में होंगे तो हर एक रजिस्टर पर जो है करंट सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम होगा हर एक रजिस्टर के लिए। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि रजिस्टर जो है वो सीरीज में है तो करंट क्या होगा हर एक रजिस्टर में। तो आपको पता होना चाहिए जब रजिस्टर सीरीज में जुड़ते हैं तो हर एक रजिस्टर के लिए करंट की वैल्यू होगी सेम, और जब रजिस्टर पैरेलल जुड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक रजिस्टर के लिए क्या होगा, सेम होगा, और करंट जो है यहां पर सेम नहीं होगा। ठीक है, जब जो है रजिस्टर पैरेलल जुड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर एक रजिस्टर के लिए सेम होगा, लेकिन करंट सेम नहीं होगा। इसके ऊपर भी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है आज हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब मैं आपको रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ एक दो ग्राफ के बारे में बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आई होप ये फार्मूलाज आपने नोट डाउन कर दिए होंगे और आपको पता चल गया कि करंट सेम किस कॉम्बिनेशन के लिए होता है, सीरीज के लिए या पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को करने के बाद जो है हम इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं उसका जो है एक लास्ट न्यूमेरिकल भी बचता है, वो भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किस चीज पे जो है डिपेंड करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया रजिस्टर में। इसके बाद आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड्स किस पे करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी जो है यह डिपेंड करता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखिए दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो सॉल्यूशन जो है वहां पर होता है जिसमें जो है इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं उस सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस चार ऑप्शन में से किस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा कि इन पे डिपेंड करता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि किस पे डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके ऊपर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इसके बाद ईएमएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी अभी बता देता हूं कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये यहां पर बता देता हूं कि ईएमएफ किस पे डिपेंड नहीं करता। ईएमएफ जो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड डज नॉट डिपेंड। ध्यान दीजिए, जो ईएमएफ है
डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे जो है डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आई होप ये चीज आपको पता लग गई होगी। ये था इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये नया टॉपिक, नया पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो ईएमएफ है वो डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोड का उस पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर भी जो है ईएमएफ डिपेंड्स नहीं करता। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको बताऊंगा जो एग्जाम में अमूमन जो है पूछे जाते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ये ग्राफ है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आई के बीच में। ठीक है, ये दो टेम्परेचर आपके पास दिए गए हैं। मान लीजिए दिस इज T1 एंड दिस टेम्परेचर इज T2 और ये क्या है, ओरिजिन है। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है। बताइए किस तरीके से हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपने जो है ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ क्या था, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के एंड V इज इक्वल टू IR। यहां से क्या निकल रहा है, R इज इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारे पास किसका ग्राफ, VI ग्राफ। एक चीज याद रखिएगा, ये जो VI ग्राफ होता है, ठीक है, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर इसे नाम दे देता हूं A और इसे नाम दे देता हूं B। ठीक है, अब देखिए स्लोप, इस ग्राफ में जो VI का ग्राफ है हमारे पास, स्लोप ऑफ ये जो स्लोप ऑफ OT2, ठीक है, ये लेस देन है OT1 से। देखिए ये नीचे है तो इसकी स्लोप छोटी हुई किस स्लोप से, T1 वाले ग्राफ से। ठीक है, जिसको OB नाम दिया है। स्लोप ऑफ OT2 इज लेस देन OT1। ठीक है, ये तो देखिए डायरेक्ट हमें यहां से दिख रहा है। अब देखिए जो VI ग्राफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, मतलब अगर स्लोप छोटी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस जो है OT2 का वो ग्रेटर देन है OT1 से। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब हमसे पूछा है कि टेम्परेचर हमें बताना है। हमें पता है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत आराम से लिखवा के बताया था। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस यहां पर इंक्रीज है तो इसका क्या मतलब होगा कि टेम्परेचर भी ज्यादा हुआ, तो T2 क्या हुआ, ग्रेटर देन T1 हुआ। तो ये हमारे पास यहां से निकल गया। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, दिस T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1। तो हमारे पास आंसर निकल गया। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको आना चाहिए। एक और दो ग्राफ मैं आपको बता देता हूं। देखिए फॉर ओहमिक रजिस्टर जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, VI ग्राफ जो है ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होती है फॉर ओहमिक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, दिस इज V, दिस इज I एंड फॉर नॉन ओहमिक ऑब्जेक्ट एंड दिस ग्राफ VI ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। तब ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है फॉर नॉन ओहमिक ऑब्जेक्ट, और फॉर ओहमिक ऑब्जेक्ट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए। इसके साथ जो है इस चैप्टर के सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब एक न्यूमेरिकल बचता है, वो भी आपको करवाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में जो है पूछा जाता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए जो है अच्छा रहेगा, तभी जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको जो है फॉर्मूलाज भी याद रहते हैं। तो इस यूनिट का जो है फोर्थ न्यूमेरिकल, इस सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फोर्थ न्यूमेरिकल है। 3 न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम
इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड न्यूक्लियस इन ए पाथ ऑफ रेडियस, क्या रेडियस दिया गया है देखिए, इन ए पाथ ऑफ रेडियस 5.1 into 10 raised to the power minus 11 meter at a frequency of 6.8 into 10 raised to the power 15 revolution per second. कैलकुलेट इक्विवेलेंट करंट। हमें इससे करंट पूछा है जहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है न्यू इज इक्वल टू 6.8 into 10 raised to the power 15, रिवॉल्यूशन यानी आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया गया है। हमसे पूछा है इक्विवेलेंट करंट, और है क्या ये, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें पता है चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, Q on one electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, ये हमें पता है। करंट का फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, I कितना होता है Q over T, ये हम इस चैप्टर में जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस अब डायरेक्ट पुट करिए, देखिए पर टाइम हमारे पास नहीं दिया गया है। ठीक है, हमें पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है 1 over न्यू। व्हाट इज टाइम, टाइम इज 1 over न्यू। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, क्योंकि न्यू हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है, तो आई हमारे पास निकल जाएगा। आई इज इक्वल टू चार्ज कितना है देखिए 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम डिवाइड बाय टी, टी होता है 1 over न्यू, यानी 1 over न्यू, न्यू कहां चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई। जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो करी वैल्यू पुट कितनी है 6.8 into 10 raised to the power 15 एम्पियर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा, यानी I इज इक्वल टू 6.8 मल्टीप्लाई बाय 1.6। ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि कई बार हमें फार्मूला भी आता है लेकिन हमारा आंसर नहीं निकलता, क्योंकि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनकी कैलकुलेशन जो है बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए सिंपल इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 8 6 48 कैरी 4 6 6 36 4 40 multiply 68 which is 8 8 6 4 10, तो 10.88 मल्टीप्लाई, देखिए 10 raised to the power minus 19 10 raised to the power 15, पावर ऐड होती है अगर बेस बराबर हो तो 10 raised to the power minus 4। ठीक है, ये एक हमारा पास आंसर आ गया। दूसरा आपको आंसर देखना है कि ऑप्शन में जो है किस तरीके से दिया गया है। देखिए इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.088, इस पॉइंट को मैं इस तरफ ले आया मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 3 एम्पियर। तो ये दोनों आंसर हमारे पास जो है बिल्कुल ठीक है। इसे आप 0.1088 मल्टीप्लाई 10 raised to the power minus 2 एम्पियर भी लिख सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में जो है किस तरीके से दिया गया था। तो ये इस न्यूमेरिकल के साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, सेकंड यूनिट का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगर इसके बाद 2 चैप्टर रहते हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, उसकी भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर उससे पहले ही आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ऑलरेडी बन चुकी है, प्रिपेयर हो चुकी है, तो उसके लिए जो है आप हमें हमारे व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।